इसमें कोई शक नहीं कि माशरे की तरक्की ख़वातीन के तामीरी किरदार के बग़ैर मुमकिन नहीं है। वुमेंस डे के ऊपर माँओं, बहनों, बेटियों को मेरा बहुत सलाम है। आज बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही पाकिस्तान में। आज जब सुबह वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पहुँचे आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी से मुतासरा जो मुतासरीन थे उनमें इमदादी चेक्स उन्होंने तक़सीम किए। बड़ा अहम ख़िताब किया और उन्होंने ये कहा कि अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। आम आदमी जो महंगाई की चक्की में पिसा है उससे मज़ीद हम कोई चीज़ नहीं मांगेंगे, हम उससे मज़ीद क़ुरबानी नहीं मांगेंगे, बल्कि अशराफिया को क़ुरबानी देनी होगी। तो ये आज मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था तकरीब से ख़िताब में। फिर उसके बाद आज सेनेट का इजलास भी था। सेनेट के इजलास से इसहाक़ डार साहब ने भी इज़हार ख़याल किया। उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने भी ये कहा कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जब तक ये दोनों पहिए सही नहीं चलेंगे तो फिर गाड़ी हमारी सही नहीं चलेगी। मीसाक़ जमहूरियत एक तारीख़ी संग मील है। यानी बात उन्होंने भी वही की कि अपोजिशन को उन्होंने ये कहा कि आइए एक नई शुरुआत करते हैं और मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दें। वी शुड हैव अ न्यू बिगनिंग, ये कहना था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई को आप रिलीज़ करें, उनको रिहा करें और उनके साथ बात करें। जब हम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे घर में बम धमाके किए, तो हम अफ़गानिस्तान जाके उनसे तो बात कर सकते हैं, तो फिर हम अपनों से क्यों बात नहीं कर सकते। तो बानी पीटीआई की रिहाई का उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जानी चाहिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने आज सेनेट में इज़हार ख़याल करते हुए ये कहा। और कल बड़ा अहम इंतखाब होना है, सदारती इंतखाब होना है। इस सिलसिले में आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज लाहौर पहुँचे थे। उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मुलाकात भी की। उसके बाद पार्लिमानी इजलास से उन्होंने ख़िताब भी किया, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दरख्वास्त की कि मरीम नवाज़ साहिबा से कि आपकी जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अरकान हैं वो सदर पाकिस्तान के लिए, सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब को वोट डालें। तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि अगर बिलावल साहब आप नहीं भी आते हैं यहाँ पर, ये तो आपने हमें इज़्ज़त दी, यहाँ पर आए और पार्लिमानी पार्टी के लोगों से आपकी मुलाकात भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हम आसिफ अली ज़रदारी साहब को वोट ज़रूर देते। अगर आप नहीं आते तब भी हम उनको वोट देते। और मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि कल सदर पाकिस्तान की हैसियत से आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐवान सदर में जाएंगे। गुज़िश्ता 5 साल का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में आरिफ अलवी साहब ने बड़े गैर आइनी, गैर कानूनी काम किए। ऐवान सदर आमाजगा बना हुआ था गैर आइनी और गैर कानूनी काम का, लेकिन कल सदर पाकिस्तान की हैसियत से जब आसिफ अली ज़रदारी वहाँ पर जाएंगे तो एक सियासी जमात का नुमाइंदा वहाँ पर होगा। तो डॉक्टर आरिफ अलवी आज रुखसत हो गए हैं ऐवान सदर से, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 2023 में सितंबर के महीने में उनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई थी, लेकिन वो यहाँ पर चूँकि निगरां हुकूमत का क़याम अमल में आया था, निगरां हुकूमत थी, इस वजह से उन्होंने ऐवान सदर नहीं छोड़ा था। तो अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, वो रुखसत हो गए। उनकी अहलिया भी उनके साथ थी। उनकी आइनी मुद्दत तो आज पूरी हो गई है, लेकिन बड़े कम ऐसे लोग हैं जिनके नसीब में ये बात आती है कि उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की हो। तो सदर की हैसियत से आरिफ अलवी साहब ने अपनी मुद्दत पूरी की, ये एजाज़ उनको ज़रूर हासिल है। लेकिन आरिफ अलवी साहब 2018 में जब सदर बने तो 2018 से लेकर 2022 तक जब तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी, तो ये तो आरिफ अलवी की सदारत का एक दौर था। दूसरा दौर शुरू होता है जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, तो उसके बाद जो आरिफ अलवी साहब का किरदार था वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गया। लेकिन इससे पहला जो दौर था 2018 से 2022 के दरमियान में, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो सदर की जो सरगर्मियाँ होती थी वो महज तकरीबात तक महदूद होती थी। तकारीब में वो शिरकत करते थे, उनकी सदारत करते थे, और जो एडवाइसेस आया करती थी इमरान खान की तरफ से, जो समरीज आया करती थी, उसके ऊपर सिर्फ दस्तखत करते थे। लेकिन 2022 में जब तहरीक अदम एतमाद आई तो सदर का किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया और वो एक मुतनाज़ा किरदार था। सियासी पंडितों की जानिब से इसी चीज़ को फोकस किया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि सदर का जो किरदार था वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हुआ, इसलिए पाकिस्तान की तारीख़ में आरिफ अलवी साहब एक मुतनाज़ा सदर की हैसियत से जाने जाएंगे। इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सदर आरिफ अलवी का जो ऐवान सदर तक का सफ़र था वो कैसे तय हुआ। तो सदर आरिफ अलवी उनके जो ख़ानदान है उसका ताल्लुक़ कराची से है। कराची में ये पैदा हुए। इनके वालिद साहब डेंटिस्ट थे, हिजरत कर आए थे हिंदुस्तान से और डेंटिस्ट थे, तो इसी वजह से डॉक्टर बने आरिफ अलवी साहब और फिर डेंटिस्ट बने। तो यही आरिफ अलवी साहब
انہوں نے سیاست میں جب حصہ لیا تو ان کی پورے جو گھرانہ ہے اس کا تعلق ابتدا میں جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق تھا، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوئی ہوگی کہ 1979 میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو اس وقت بالکل ینگ تھے، انہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کیا، لیکن چونکہ 1979 میں مارشل لاء آ گیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کر لیا تھا، تو اس وجہ سے وہ 1979 کے انتخابات نہیں ہوئے، اور پھر عارف الوی صاحب انتخابات میں حصہ بھی نہیں لے سکے، اور پھر وہ اپنی عملی زندگی کی طرف چلے گئے، یعنی کہ اپنے پیشے کی طرف وہ چلے گئے۔ تو ڈاکٹر عارف الوی کی جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں، اس میں ایک تو آپ کو میں بتا دوں کہ اسکواش کے بڑے اچھے پلیئر تھے، اور کرکٹ بہت اچھی کھیلا کرتے تھے، اور یہ وہی زمانہ ہے جس وقت عمران خان صاحب پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کھیلا کرتے تھے، اور اس وقت کپتان بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، مثال کے طور میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جس زمانے میں میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، بہت اچھی کرکٹ کھیلی میں نے بھی الحمدللہ، تو اس زمانے میں سعید انور کرکٹ ہمارے رول ماڈل ہوا کرتے تھے، عامر سہیل رول ماڈل ہوا کرتے تھے، وسیم اکرم، وقار یونس، میں نے وہ دور دیکھا۔ تو اسی طرح ڈاکٹر عارف الوی ظاہر ہے عمران خان کے دور میں تھے، تو ایک لگاؤ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، رول ماڈل بندہ اپنے ان کو بنا لیتا ہے۔ تو عارف الوی صاحب کو عمران خان بہت زیادہ پسند تھے۔ تو یہ ساتھ ان کا چلتا رہا۔ 1996 میں تحریک انصاف کی جب بنیاد پڑی تو ڈاکٹر عارف الوی اس وقت بھی بانی ارکان میں موجود تھے، اور 1997 میں ڈاکٹر عارف الوی کو صوبائی صدر بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ 2001 میں وہ مرکزی نائب صدر بھی منتخب ہو گئے تھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ابتدائی اکابرین میں وہ شامل تھے۔ 2001 میں وہ مرکزی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوئے، 2006 میں پارٹی کے وہ جنرل سیکرٹری بن گئے، اور 2013 تک وہ اس عہدے پر قائم رہی۔ یہ جو دور ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، یعنی 2006 سے لے کے 2013 تک کا، چونکہ یہ وہی دور ہے جب اس میں 2011 میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بوم ملتا ہے، مینار پاکستان پر جلسہ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور پھر مین اسٹریم پالیٹکس میں پاکستان تحریک انصاف دکھائی دیتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی پذیرائی شروع ہوئی 2010، 11، 12، 13، اس میں بالکل ایکسٹریم پر چلی گئی تھی۔ 1997 میں ڈاکٹر عارف الوی نے پہلا الیکشن لڑا تھا، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا۔ 2002 میں بھی ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن لڑا تھا، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ 2008 میں پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کا بوائیکاٹ کر دیا تھا، انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا عمران خان صاحب نے، اسی وجہ سے 2008 میں الیکشن نہیں لڑ سکے۔ 2013 میں البتہ ڈاکٹر عارف الوی نے کراچی کے حلقہ ڈیفنس کلفٹن کا حلقہ ہے، صدر کا کچھ علاقہ اس میں آتا ہے، NA 250، یہاں سے انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا، اور یہاں سے ان کا مقابلہ تھا خوشبخت شجاعت صاحبہ سے، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی وہ رہنما تھیں۔ انہوں نے الیکشن تو لڑا اور باقاعدہ وہ جیت بھی گئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان انتخابات کو، اس سیٹ کے خاص طور پر اس حلقے کے انتخاب کو چیلنج کیا، اور باقاعدہ پھر دھرنا بھی دیا، سیاست بھی کی، دھرنا سیاست کی کراچی کے اندر، اور 3 تلوار پہ مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ دھرنا ہوا کرتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جس پہ بانی متحدہ قومی موومنٹ نے بڑی زبردست قسم کی دھمکی بھی دی تھی کہ ان تلواروں کے سائے میں یہ جو برگر بچے ہیں ان کو میں کاٹ دوں گا، وہ اس سارٹ آف بات کی تھی انہوں نے، جس کے اوپر کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ وہی دور ہے، لیکن اس کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا، اور 45 حلقوں میں غالباً 45 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ ہوئی تھی، تو ڈاکٹر عارف الوی پھر 76,000 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اپنے طور پر پھر ڈاکٹر عارف الوی نے سیاست شروع کی، حلقے کی سیاست شروع کی۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب کراچی میں بارشیں ہوئی تھیں تو نسبتاً تھوڑا سا ذرا کمزور جو علاقہ آتا تھا ان کے حلقے میں، وہاں پہ پانی جمع ہو گیا تھا، کوئی 1.5 فٹ پانی جمع ہوا تھا، تو اس میں ڈاکٹر عارف الوی کشتی لے کر نکل گئے تھے، تو سوشل میڈیا پر ان کی کافی میمز بھی بنی تھی، اس زمانے میں کافی ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر عارف الوی اب چونکہ باقاعدہ 2013 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، تو 2014 میں جب دھرنا دے رہے تھے عمران خان صاحب، اور پھر مذاکراتی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی حکومت کی جانب سے، اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو اس مذاکراتی کمیٹی میں بھی ڈاکٹر عارف الوی شامل تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ رہے تھے۔ 2018 میں NA 247، یعنی یہ وہی حلقہ ہے NA 250 جو کراچی کا حلقہ تھا، لیکن وہ حلقہ بندیوں کے بعد اس کو چینج کیا گیا، تو 2018 میں NA 247 سے عارف الوی صاحب نے انتخابات میں حصہ لیا، اور وہاں سے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو انہوں نے شکست دی۔ اچھا، یہ بھی بڑا حسن اتفاق ہے کہ 2018 میں
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को सदर पाकिस्तान बनाया जाए। तो 2018 में ममनून हुसैन साहब मरहूम, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम दे। बड़े अच्छे आदमी थे वैसे ममनून हुसैन साहब, बड़े सादा आदमी थे। तो वो भी कराची से ही थे, और जब डॉक्टर आरिफ अलवी को सदर बनाने का ये फ़ैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वो भी कराची से ही ताल्लुक़ रखते थे। इमरान खान के 4 साला दौर के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि उनका किरदार महज रस्मी सा था, बिल्कुल किसी किस्म की कोई उनकी इंटरेक्शन नहीं थी, कोई बयानात नहीं थे, बस तकारीब में शिरकत करते थे। लेकिन 2022 के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनका जारहाना किरदार हो गया, चूँकि 2022 के बाद हमने ये देखा कि ऐवान सदर को जो उनके मुखालिफिन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यही कहते थे कि इतने ज़्यादा ऑर्डीनेंस सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जारी किए कि ऐवान सदर को बाकायदा ऑर्डीनेंस की फैक्ट्री करार दिया गया, यानी 77 के करीब ऑर्डीनेंस बाकायदा जारी किए गए हैं, जो डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जारी किए गए। अच्छा, बड़ा मुश्किल दौर भी देखा है ऐवान सदर में, चूँकि जिस शख्स ने आपको, जो पार्टी का सरबराह आपको सदर पाकिस्तान बनाए, तो उसी पार्टी के सरबराह को, जिसका बहुत गहरा ताल्लुक़, बहुत पुराना ताल्लुक़ आरिफ अलवी के साथ था, यानी कि बानी तहरीक इंसाफ, उनको सलाखों के पीछे जाते हुए भी देखा डॉक्टर आरिफ अलवी ने, हमने ये देखा। और इसके साथ काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक तो उन्होंने जो रेफरेंस दायर किया था, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की जाती है। तो 2022 में इमरान खान की एडवाइस पर उन्होंने असम्बली भी तहलील की, जो एक बड़ा ब्लंडर करार दिया जाता है सदर की जानिब से, ताकि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक आई थी वो नहीं हो सके। लेकिन फिर उन्होंने तो इमरान खान के एडवाइस पर असम्बली तहलील कर दी थी, लेकिन हमें याद है कि 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच था जिसने उस असम्बली को बहाल कर दिया था। इमरान खान साहब से तो काफ़ी वफ़ादार रहे, कोशिश की डॉक्टर आरिफ अलवी ने, लेकिन इमरान खान साहब उनसे काफ़ी नाराज़ भी हैं, चूँकि इमरान खान साहब की वफ़ादारी तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन एक हद होती है कि उस हद से आगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब नहीं जा सके इमरान खान की वफ़ादारी में। तो इस बात को लेकर इमरान खान साहब भी उनसे काफ़ी थोड़ा बहुत नाराज़ दिखाई देते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत, शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें या बानी तहरीक इंसाफ को देख लें, वो इस वक्त जेल में हैं। और डॉक्टर आरिफ अलवी के जो साथी थे, जैसे अली ज़ैदी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, फवाद चौधरी हो गए, इनसे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था डॉक्टर आरिफ अलवी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो ये सब इस वक्त बिल्कुल गायब हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल अलग हैं। फवाद चौधरी साहब तो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन बाकी क़यादत जो है वो भी तहरीक इंसाफ से दूर है। तो इस वक्त अब देखना ये होगा कि जब ऐवान सदर से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब निकलते हैं, तो इस वक्त की जो हुकूमत है, या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो ये कह रही है कि गैर आइनी इक़दाम किए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी ने, तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, ये भी कहा गया। तो अब देखते हैं ये है कि क्या करते हैं, क्या रोल होता है डॉक्टर आरिफ अलवी का, क्या वो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं, चूँकि 2 साल तो उनके ऊपर पाबंदी होगी, 2 साल तो आइनी उनके ऊपर पाबंदी है कि वो किसी भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आया 2 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन करते हैं, या फिर अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजारते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। तो देखना यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी का अगला स्टैंड क्या होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। कल तक के लिए इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी।